देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो वैसा सॉल्यूशन, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। सिंपल। हमने क्या पढ़ा था राउल्ट के नियम से रिलेटेड? कि अगर मान लो कि हमने कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, कोई एक विलयन तैयार किया है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और दोनों वोलाटाइल हैं, तो एक का जो वेपर बनता है, फिर जो दूसरे का जो वेपर बनता है, इनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होता है? एक से पी ए नॉट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो कितना होता है? एक्स बी ई बी नॉट। तो जब हम पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कैलकुलेट करते हैं, जैसे दो कंपोनेंट हमने लिए, उन दोनों को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है, और इसका जो वेपर्स बना, ए का जो वेपर्स बना, फिर बी का जो वेपर्स बना, दोनों का हमने वेपर प्रेशर निकाला। तो अगर हमारा जो थ्योरेटिकल रिजल्ट आया, जो हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड रिजल्ट जो आया, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। और इस कंडीशन में जो है सो कि ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलयन। क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। ठीक है, तो सिंपल। अब किसी भी कंसंट्रेशन में हो, इसका 1 मोल हो, उसका 2 मोल हो, इसका 2 मोल हो, बी का 1 मोल हो, आई बात समझ में? इसका टेम्परेचर कुछ भी हो, इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो, किसी भी टेम्परेचर पे, तो इसमें बस एक चीज ऐड कर दिया गया है कि वैसा विलयन जो सभी तापमानों और सभी सांद्रताओं पर, मतलब जितने, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो आप, कोई भी टेम्परेचर ले लो, उस पर अगर राउल्ट के नियम का वो पालन करता है सॉल्यूशन, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा कुछ में दिमाग लगाना ही नहीं है। यही बात समझ में? ठीक है। और आप राउल्ट का नियम जानते हो क्या है? अभी मैंने दिखाया भी। वैसे ही इसके अब कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो वास्तविक बात यह है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं हम बना पाएंगे जो आइडियली जो है सो कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे। क्योंकि होता क्या है कि आप जब दो कंपोनेंट को जो है सो कि मिला करके सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए एक कुछ कंडीशन है, उसके अंतर्गत ही जाकर के वो आइडियली बिहेव करेगा, आदर्श जैसा भी बिहेव करेगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए? तो अगर आपने ये सॉल्यूशन बनाया, अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आप इसके अंदर जो है सो कि मान लीजिए एक कंपोनेंट ए ले रहे हैं। अब कंपोनेंट ए ले रहे हो तो मान लो ए का ये पार्टिकल्स हो गए, ये ए के कण हो गए। इसके अंदर आपने ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दूसरा कंपोनेंट आप बी ले रहे हो, ठीक है। इन दोनों को मिला करके आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए, आदर्श विलयन ये कहलाने के लिए, ये आइडियली बिहेव करे, राउल्ट का नियम का ये पालन करे, एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाले, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाले, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी जो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और जो एक्सपेरिमेंट से आएगा, वो दोनों सेम मैच कर जाएगा, मिल जाएगा। वो तब होता है जब ऐसा हो कि जो आपका जो कंपोनेंट ए था, उसके पार्टिकल, जो कंपोनेंट ए था उसके पार्टिकल, यानी कि ए के बीच का इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन यानी के बीच, उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा होगा, जो बी था उसके बीच का इंट्रैक्शन, बी के बीच का इंट्रैक्शन, और फिर जो है सो कि हम लोगों का जो सॉल्यूशन हमने बनाया ए और बी का, इनके बीच का इंट्रैक्शन, इनके बीच का आकर्षण, जुड़ाव, ये तीनों के तीनों बराबर हो, ये तीनों के तीनों क्या हो? इक्वल हो।
क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया? जैसे आप सोच के देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ। आप एक बर्तन ऐसे ले रखे थे, इसके अंदर सिर्फ ए था, सिर्फ ए। कौन था? सिर्फ ए था। आप एक दूसरा बर्तन ले रखे हो, इसके अंदर जो है सो कि सिर्फ बी था। तो यहाँ जो ए का पार्टिकल होगा, यहाँ जो ए का पार्टिकल होगा, उनके बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। उसी को अंतर क्रिया कहते हैं, उसी को इंट्रैक्शन कहते हैं, उसी को आकर्षण बल कह लो, या उसी को अंतराणुविक आकर्षण बल कह लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कहते हो। तो यहाँ जो ए के पार्टिकल होंगे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते होंगे, आकर्षित करते होंगे। इसमें जो कंपोनेंट बी है, तो बी के पार्टिकल के बीच आपस में कुछ इंटरेक्शन होगा। लेकिन ये प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में। अब इन दोनों को मिला करके आप इसके अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया आपने। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने तरह का इंटरेक्शन है, सोच के बताओ। तो इसमें ए के साथ भी इंटरेक्शन होगा, ए के बीच भी होगा, बी के बीच भी होगा, ए और बी के बीच भी होगा। तो ये तीनों तरह का आकर्षण आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अगर ये तीनों सेम है, मतलब ए के बीच का जो आकर्षण यहाँ पे था, बी के बीच का जो आकर्षण था है यहाँ पे, और जो ए बी के बीच नया जो है आने वाला है, ये तीनों अगर सेम हो जाए, तब जाकर के ये सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करता है। तब जाके जो विलियन है, आदर्श विलियन कहलाएगा। लेकिन आप खुद ही सोच के बताओ कि अगर ये एक लिक्विड अलग है, ये एक लिक्विड अलग है, तो जो ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा और जो बी के बीच का इंटरेक्शन होगा, क्या 100% इक्वल होगा? अगर दोनों लिक्विड डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही होगा, है कि नहीं? ये बात आपको समझ आ रही है? कई बार मैं कहता हूँ कि इस धरती पे कितने भी लोग आ जाएं, सबके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो डिफरेंट ही होंगे, अलग ही होंगे। हो सकता है किसी का ऑलमोस्ट मैच कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक दो लकीर का जो है फर्क होगा ही होगा। जैसे लाइक ऐसे कह लो कि उसका तकदीर उसका लकीर के बराबर है, ऐसा कुछ है या ना? बाई चांस किसी का मैच कर जाता है तो कर जाता है, अदरवाइज वो भी नहीं करेगा। तो अगर ये दोनों डिफरेंट लिक्विड हैं, दोनों अलग अलग यहाँ पे जो है सो कि द्रव हैं, तो इसके बीच का इंटरेक्शन, इसके बीच का इंटरेक्शन तो डिफरेंट होगा ही होगा। और ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन आएगा वो एक और डिफरेंट तरह का आएगा। लेकिन अगर मान लो कि ऑलमोस्ट भी ये आसपास होने लगते हैं, कि ए के बीच की अंतरक्रिया, बी के बीच का अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी के बीच का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट भी अगर बराबर होने लगता है, तो ये सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करने लगता है, और हम लोग आइडियल मान के अपना कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो आइडियली मान के ही करते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस नेचर में आइडियल तो कुछ है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आइडियल लिक्विड का नाम बताओ, तो आप पानी बोल दोगे, कहा भी जाता है, लेकिन वाटर है नहीं। आइडियल गैस हमने सुना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाते हैं ना। एक इस इक्वेशन का क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन। कि जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो भी आइडियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आइडियल गैस पर हो गए तो उसमें दो एजम्पशन किए जाते हैं कि जो आप पार्टिकल ले रहे हो, वो उसका जो साइज होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा गैस नहीं है। आई बात समझ में? तो एक आइडियल गैस आप एज्यूम करते हो, बस मान के आप उसको स्टडी करते हो, या ठीक है केमिस्ट्री तो पहले से ही बदनाम है, थोड़ी फिजिक्स की बुराई कर लेते हैं। बुराई क्या करना कि जैसे हम लोग जब फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में कोई भी जब किसी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, तो आप सही से याद करो तो हम लोग बहुत चीज़ इग्नोर करते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट याद करें, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस है या ना? कि हवा भी सामने से विरोध कर रही है, सही है कि नहीं है? आप सोच के देखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप गिरा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो वहां भी तो एयर का रेजिस्टेंस होगा, है या ना? तो आप उसको इग्नोर करते हो। तो हम लोग आइडियली, वाकई यही बात, सच्चाई यही है कि आइडियली किसी चीज़ का हम स्टडी करते नहीं है। वो रियल जो स्टडी हम लोग जो इक्वेशन से करते हैं, जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
वो जो रिजल्ट हमारा होता है वो धरातल पे सही नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर एक डेटा निकाला जाता है कि हाँ अगर एयर का रेजिस्टेंस इतना है, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू इतना है, तो बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके वो फाइनल एक डेटा तैयार किया जाता है कि जैसे कि चलो ये हम ये हमारा रिजल्ट सही रहेगा। तो आप जब भी ये करते हो कि स्टडी करते हो तो आइडियल केस ही स्टडी कर सकते हो, क्योंकि नॉन आइडियल के लिए आप कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप सब चीज मेंशन करके चलोगे ना, फिर आपका स्टडी बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आइडियली स्टडी किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप आइडियल सॉल्यूशन जो भी आप मतलब जिसको कह रहे हो, जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, उसके लिए आपने बहुत सारा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज आपने पढ़े, बहुत सारा फॉर्मूला आपने देखा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कोई आपको फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होगा कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जो नॉन आइडियल है और इसका पेपर प्रेशर आप बताओ। हम लगाएंगे राउल्ट्स लॉ ही, लेकिन अगर वैल्यू डिफर करने लगा तो हम क्या देंगे, नॉन आइडियल है। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, नॉन आइडियल के लिए, अनदर्स विलियन के लिए नहीं है, आदर्श विलियन के लिए है। और उसके क्या कंडीशन है मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं और इसको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। और कुछ लास्ट में ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन डेटा लिखा गया है, कॉपी में लिख लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जो समझ में आएगा मैं आपको समझाता हूँ। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसका तो डेफिनेशन ही है, उसके हिसाब से पहला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ विलियन बनने के दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन मतलब देखो, अगर आपके पास ये वाला डायग्राम आप बार बार दिमाग में लाना, जब भी मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ तो ये वाला ए अलग है, बी अलग है, मिला करके हमने जो बनाया सोल्यूशन ही अलग है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए, अगर आपके पास कंपोनेंट ए है, अवयव ए है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, हमने जैसे कि बी लिया, इसकी भी अपनी कुछ एनर्जी होगी। अगर उसको हमने मिलाया तो जो टोटल एनर्जी इसका था, टोटल एनर्जी इसका था, उसका पहले समाप्त कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि वहां से कुछ हीट निकले, जैसे कई बार क्या होता है कि दो चीजों को मिलाओ और वहां से आपस में रिएक्शन हो जाता है, या मिलाओ तो क्या होता है वहां से हीट निकलने लगता है और चीजें ठंडी होने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि पानी में जब आप ग्लूकॉन डी डालते हो तो वो ठंडा हो जाता है, महसूस किया आपने? होता है ऐसा। तो या ऐसा नाम सुना होगा ना कि कुछ प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ इंडोथर्मिक होते हैं, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, नाम तो सुना ही होगा, है या ना? आई बात समझ में? तो वही चीज है कि यहाँ पे अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, भले हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन किसी को कह रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगा, ना तो वहां वो हीट किसी से लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ना वो हीट आपको देने वाला है। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच एम आई एक्स का मतलब है मिक्सिंग। जब मिक्सिंग कर रहे हो ई और बी को आप जब मिला रहे हो तो जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है, जो चेंज है, उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। और चेंज जीरो का क्या मतलब है कि जितना इनिशियल था उतना फाइनल है। ये बात आपको समझ में आई? समझ में आ रहा है? तो ए का कंपोनेंट ए का कुछ एंथैल्पी होगा, कंपोनेंट बी का एंथैल्पी होगा, उन दोनों को शुरू में ऐड कर लो, दोनों को मिला लो, दोनों को मिलाने के बाद जो फिर से सॉल्यूशन बनेगा उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट कर लो, और इस सॉल्यूशन के एंथैल्पी में से दोनों का एंथैल्पी ऐड करके घटा लो, एनर्जी एक तरह का, तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये एंथैल्पी में चेंज जीरो होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तभी उसको आइडियल बोलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो। ये बात आपको समझ आई? वैसे ही डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो मतलब, मान लो कि आपने कंपोनेंट ए लिया 1 लीटर, कंपोनेंट बी लिया 2 लीटर, मिलाने के बाद कितना होना चाहिए बताइए? 3 लीटर होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपने 1 लीटर लिया, ये 2 लीटर लिया, मिलाया, और जो है सो कुछ अलग बन गया, 3 लीटर से ज्यादा बन गया या कम बन गया, इसका क्या मतलब है? सोच के देखो। जो मैंने शुरू में डेटा जो बताया ना आपको कि ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, ए बी के बीच का इंटरेक्शन, अगर ये तीनों सेम रहेंगे ना तो सोच के देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग में जोर डालो, ए का जो वॉल्यूम होगा, बी का जो वॉल्यूम होगा, शुरू में उन दोनों को मिला भी दोगे तो एक जो नया इंटरेक्शन ए बी के आएगा, ए बी के बीच जो आएगा, उन्हीं के बराबर है, उन्हीं के जितना है, तो क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा उन दोनों के सम के बराबर रह जाएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा,
मिक्सिंग के बाद, मिक्स करने के बाद जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? 0। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो इन दोनों को हमने इसके अंदर मिला दिया तो ये कितना बना? 2 लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर और माइनस उन दोनों का शुरू में कितना था? 1 + 1, तो आना कितना चाहिए? 0। तो ये कब 0 आएगा? जब ये तीनों क्या रहेंगे? सेम। ये बात आपको समझ में आया? लेकिन ऐसा हो जाएगा, सोचो ए का पार्टिकल जितना अट्रैक्ट कर रहा है, बी का पार्टिकल जितना अट्रैक्ट कर रहा है, अब मिलाने के बाद क्या हुआ? ए बी के बीच रिपल्सन शुरू हो गया, वो दूर जाने लगा, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ा देगा। ये बात आपको समझ में आ रही? अच्छा, ऐसा भी होगा ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या करेगा? घटा देगा। ये भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? ठीक है, तो यहां पे जो है सो कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी एनर्जी में, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है सो कि 0 होना चाहिए। आइडियल सोल्यूशन है तो भाई आपका ए के बीच का, बी के बीच का एवं ए बी अंतर क्रिया जो है, इंट्रैक्शन है, वो क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, अरे बोलो। हाँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आइडियल अगर होगा तो ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आप लिख सकते हो कि एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन ही मान के चल रहे हो किसी को, तो क्या होगा? होना क्या चाहिए? होता है उतना, बात खत्म है। अगर आप आइडियल कह ही रहे हो कि आइडियल है तो ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। आगे 5वां आते हैं। ये अगर ए और बी को आपने मिक्स करके, ए और बी को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, तो जो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, राउल्ट के नियम से तो यही होता है, यही होना चाहिए। तो अगर हम लोग कहें कि भैया जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो हम लोगों का आ रहा है ये वाला, 1 से कितना बताओ? हाँ, 1 से PA0, और PV कितना आया? XB PV0। तो टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। आई बात समझ में? ये कुछ समझ में आया? ठीक है, लेकिन सोचो फिर से वही कि अगर इंटरेक्शन बदल रहा होगा, ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, ए के बीच का इंटरेक्शन, अगर जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, ए के बीच का इंटरेक्शन मान लो सपोज करो कि कम हो गया, नॉन आइडियल बिहेव कर रहा है वो, तो ए के बीच का कम हो गया, तो इंटरेक्शन जब कम होता है तो वेपर बढ़ने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। अगर आकर्षण कम होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो जो आप कैलकुलेट करोगे एक्चुअल में इस लॉ से, इस राउल्ट्स लॉ से, उससे आपका जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा, जो प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर टोटल आएगा, वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तभी उसको नॉन आइडियल में देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा हो जाए कि आप ए और बी को मिला दिए और ए और बी के बीच जो नया इंटरेक्शन आया वो ज्यादा हो गया, तो सोचो क्या होगा? उसी टेम्परेचर पे अब ए और बी के बीच के पार्टिकल, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिए कि वेपर से नहीं बन रहा है। ये बात समझ में है? तो आप कैलकुलेट करोगे अपने मोल फ्रैक्शन और उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर अवस्था उससे, हाँ ना बोलो? आप तो ये सोच के नहीं गए थे कि ए और बी के साथ मिलाएंगे तो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन वहां एक्चुअल में बढ़ गया, तो क्या होगा? आप निकालोगे यहां से कुछ और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और प्रैक्टिकल कुछ और ही हो रहा है, वो कम आ रहा है। जितना आपने कैलकुलेट किया उससे एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक रूप से रिजल्ट क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। उस एक लाइन में ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो है सो कि ये अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मिलेगा इतना मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इतना मिलेगा, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना मिलेगा। सीधा ऐसे लिखते थे हम लोग। और ये सब का सब जो है सो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, मतलब ये रैंडमनेस को बताता है कि कोई कितना रैंडम है, कोई कितना रैंडम नहीं है। ठीक है, तो मिक्सिंग होगी तो रैंडमनेस आएगा ही आएगा, मतलब एक तरह से ज्यादा भागदौड़ होना, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा, इसलिए 0 से क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? डेल्टा जी बताता है कि कोई चीज कितना स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, जैसे आप आइस रख दो, क्या रख दो, तो ऑटोमेटिकली क्या है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो मेल्ट होने लगेगा। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः खुद ब खुद होने लगे। तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव का क्या मतलब होता है? 0 से कम। तो
तो आप दो चीजों को जब मिलाओगे तो मिक्सिंग क्या होगा, खुद ब खुद होगा, कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग होगा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये बात समझ में आ रहा है? ये डेल्टा है सराउंडिंग, ये चेंज इन एंट्रोपी जीरो, यूनिवर्स का जो है सो कि ज्यादा होता है जीरो से। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद करोगे, आप थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा चारों क्लियर होंगे। लेकिन अभी आपको मैं ये कह देता हूं कि इनको यहां से याद नहीं करना, बेटर हो गया होगा यहां से कि आप यहां से ये वाला टेबल देख लो थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, और यहां से आप कंपेयर करके याद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, ये थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा लेकिन ज्यादा है नहीं, घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले वापस आइए, क्या बनाया, अनदर सिविलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनदर सिविलियन कहलाता है। इससे आज सिंपल डेफिनेशन तो आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो नॉन आदर्श विलियन। क्या बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो अनदर सिविलियन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो एक ही टाइप का, वो एक ही टाइप का वो अपना ये पूरा प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो नॉन आइडियल होते हैं वो दो तरह के फॉर्म में कैटेगराइज कर दिए गए, एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक के लिए बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्यों, खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर वो नॉन आइडियल बिहेव कर रहा है तो कहीं ए और बी के बीच का इंटरेक्शन अगर ज्यादा हुआ तो जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होगा वो कुछ अलग आएगा, अगर वो कम होगा तो फिर वो अलग आएगा, एक बार ज्यादा आएगा एक बार कम आएगा। सोचो हाँ या ना? तो यहाँ पे दो तरह का डेविएशन आएगा, दो तरह का विचलन आएगा, दो बार बार अलग दो दो वैल्यू आएंगे हमारे लिए। तो हमने इसको बोला, एक को बोला पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोला निगेटिव डेविएशन। तो जो सॉल्यूशन होते हैं उसको मेनली हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, आइडियल नॉन आइडियल, दो पार्ट में। लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका ये टेबल रहा, और नॉन आइडियल ये दोनों है, लेकिन नॉन आइडियल में एक हुआ निगेटिव डेविएशन, एक हुआ पॉजिटिव डेविएशन। चलो कंपेयर करके पढ़ते हैं। पहला, इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट लॉ का नियम पालन करता है, ये पालन नहीं करता, ये भी पालन नहीं कर, दोनों ही नहीं करते। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें भी, जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें भी। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें जो पार्टिकल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, आईएफ का क्या मतलब है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अंतरक्रिया लिखा था ना मैंने, ए के बीच का इंटरेक्शन, ए बी के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम ऑन मिक्सिंग, अगर मिक्स कर दो तो ए के बीच का आकर्षण, बी के बीच का आकर्षण और ए बी के बीच का आकर्षण वो सब क्या रहेगा, सेम। समझ आया? ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम, वो एक जैसा रह जाता है मिक्सिंग के बाद भी। ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वो जो है सो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर बढ़ गया तो ये आएगा निगेटिव डेविएशन में। अब इसको निगेटिव डेविएशन क्यों कह रहे हैं, ये बात पकड़ने वाली है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो खुद ही देखो पार्टिकल ज्यादा पकड़ लेंगे, और पार्टिकल का इसके पकड़ लेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा तो आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ देखो जो यहाँ लिखा है ना वही यहाँ लिखा है, एक्स से पी ए नॉट, एक्स से पी ए नॉट, यहाँ भी एडिशन है यहाँ भी एडिशन है। लेकिन ये जो आप कैलकुलेट करोगे आपका एक्सपेरिमेंटल और जो कैलकुलेटेड है दोनों सेम मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आएगा, ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल होगा वो इससे क्या रहेगा, कम। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो ये क्या हुआ, जितना होना चाहिए था उसे नीचे चला गया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, निगेटिव डेविएशन। ये समझ में आया? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सो कि डिक्रीज किया होगा तो पार्टिकल दूर भागे होंगे, तो वेपर्स बनने के चांसेस बड़े होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ा होगा, तो आप जो यहाँ से कैलकुलेट करोगे टोटल वेपर प्रेशर वो जो आएगा उससे भी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल आएगा। ये बात समझ में आई? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये रहा पॉजिटिव डेविएशन, ये रहा नेगेटिव डेविएशन। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब यहां देखो आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं क्या होता है इसका मतलब। डेल्टा एच यहाँ पे जीरो से कम होगा, कैसे समझने की कोशिश करो। इससे यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच बढ़ रहा है तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं ज्यादा फोर्स से, तो एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब करता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। अगर कोई चीज एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा, गेन करेगा, तो उसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो जिसको दोगे उसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन आएगा।
हाँ, क्यों दूर भागेंगे? हाँ, तो हम कह रहे हैं कि वो पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां से एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो पहले ए का जो एनर्जी होगा, बी का एनर्जी होगा, दोनों को जोड़ लिया हमने, आया 100। अब ए और बी को मिला दिया, सॉल्यूशन का निकाला, ये 100 नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको मिलाया तो इसमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज कर गई होगी, तो यहाँ 90 बना, यहाँ टोटल कितना था 100, 90 में से 100 घटा हुआ क्या आएगा, माइनस में, यानी जीरो से क्या आएगा, कम आएगा, निगेटिव डेविएशन। नहीं आया समझ में? आया कोई दिक्कत? तो ऐसे ही यहाँ सोच लो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी क्या कर रहा होगा, वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। समझ आ रही बात? तो सॉल्यूशन की जो एनर्जी होगी, शुरू में जो प्योर कंपोनेंट ए और बी होगा, उनकी एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, एंथैल्पी ज्यादा होगी। अरे बोलो हाँ यार। तो यहाँ पे इसका था दोनों को मिला करके 100 था, इसका 110 हो गया, 110 में से 100 घटा हुआ क्या आएगा, 10 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? ये सिंपल है। अगर आइडियल होगा तो इंटरेक्शन सेम रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम घटने वाला है, और वॉल्यूम घटने वाला है तो बाद में जैसे 1 लीटर यहाँ पे लिया, 2 लीटर बी लिया, मिला करके बना 3 लीटर, तो ये आइडियल में होता था कि 1 और 2 मिला करके 3 हो गया, लेकिन यहाँ इंटरेक्शन अगर बढ़ेगा तो 3 नहीं हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 2.5 लीटर ऐसे हो जाएगा। तो 2.5 में से अगर 3 घटाओगे तो माइनस आएगा, तो ये क्या होगा, जीरो से डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा मिक्सिंग का वो क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन इसको बोलेंगे, निगेटिव रिजल्ट देगा। ये बात समझ में आया? अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यहाँ पे देखो, अगर फोर्स ऑफ डिक्रीज कर रहा है तो पार्टिकल दूर जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन जब जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, शुरू में थे 3 लीटर, ये हो जाएगा 3.5 लीटर, 3.5 में से 3 घटा होगा, आएगा वैल्यू 0.5, पॉजिटिव डेविएशन। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? ठीक है, तो यहां तक आपकी बात आपको समझ में आ रहा होगा, और आपके सिलेबस की बात अगर मैं कहूँ इस चैप्टर के अंदर तो इतना तक ध्यान भी रखना है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से चीजें रिलेट होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आना है कि जब मिक्सिंग होती है तो डेल्टा दिखाता है रैंडमनेस को, कि कोई चीज कितना रैंडम हो रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि उसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें तितर बितर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो ये जीरो से ज्यादा। देखो सबसे आसान क्या है यहाँ से याद करना, क्यों, क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल का जो पॉजिटिव डिविएशन है, निगेटिव डिविएशन में सब में जीरो से क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, आपके साथ किसी दूसरे बच्चों को ला करके, किसी दूसरे संस्था के बच्चों को ला कर डाल दिया जाए, वो आप ही के जैसे हो या आपसे अलग हो, आपसे बहुत अच्छे हो या आपसे खराब हो, भैया एंट्रोपी तो चेंज होगी होगी, और वो पॉजिटिव से जीरो से ज्यादा ही होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तितर बितर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ जो भागदौड़ मचेगी वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो उतना नहीं रह सकता, वो घटेगा ही नहीं, घटने का तो बात ही छोड़ दो, उतना भी नहीं रह सकता, इंक्रीज करेगा ही करेगा। सोचो, ऐसे दिमाग लगाओ। ये कुछ समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जीरो से तीनों क्या होते हैं, ज्यादा। ठीक है, अच्छा मिक्सिंग का देखो, ये डेल्टा जी मैंने क्या बताया था कि कोई चीज कितना स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो जो चीजों को जब मिलाते हो ना तो वो होना ही होना है, मिक्सिंग कुछ ना कुछ होना ही होना है। ठीक है, 100% हो, कुछ मतलब थोड़ा सा हो, ज्यादा हो, कम हो, लेकिन होगा ही होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस ही होता है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा वो डेल्टा जी जीरो से कम होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ भी जीरो से कम, यहाँ भी जीरो से कम, यहाँ भी जीरो से कम। ये बात समझ में आया? याद भी करना है तो ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा माथे पे डाला जा रहा है कि बहुत भारी चीज है याद कर लो, लेकिन हाँ अगर याद रहा ये टेबल तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और काम का चीज है ये, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो, ये एस यू डबल आर का मतलब है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग बोलते हैं जो सिस्टम आप लेते हो उसके बाहर की चीजों को सराउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ सराउंडिंग के एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, देखो सराउंडिंग के कहने का ये मतलब है कि जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप इससे पकड़ सकते हो कि चेंज इन एंथैल्पी की क्या है, जीरो है, थोड़े तो बाहर एनर्जी जा नहीं रही है, तो रैंडमनेस बाहर बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो इसका क्या है, ये निगेटिव है ना, यहाँ पे डेल्टा एच क्या जीरो से कम है, तो डेल्टा जीरो से कम है, इसका मतलब है कि एनर्जी बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है,
एनर्जी रिलीज कर रही है, तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, उसमें रैंडमनेस आएगा। अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कहाँ जा रहा होगा, सराउंडिंग में जा रहा होगा, और सराउंडिंग में जा रहा हो जहाँ एनर्जी जा रहा होगा तो वहाँ क्या होगा, रैंडमनेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो जो सराउंडिंग का एंट्रोपी है वो जीरो से क्या है, ज्यादा है। जहाँ पे एनर्जी नहीं रिलीज किया वहाँ पे वो क्या है, नहीं चेंज किया, जीरो के बराबर है। यहाँ पे देखो ये ज्यादा है तो इसका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, ये बात समझ में आ रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो बाहर की एंट्रोपी क्या होती होगी, डिक्रीज करती होगी, कम होती होगी सराउंडिंग की, आई बात समझ में। और ये नीचे वाला देखो, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है हमेशा जीरो से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस टेबल को लिख लो, ऐसे ही आपको याद करना है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो नोट करो पहले, चलो। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक नेगेटिव डेविएशन होता है, उसमें हमने देख लिया था, ठीक। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो आपको ये बताया गया था कि अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आइडियली वो तब होता है जब ऐसा हो कि अगर आपके पास कोई एक कंपोनेंट ए है, कोई दूसरा कंपोनेंट बी है, इन दोनों को आप कंबाइन करके एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया आपने ए और बी, तो इसके अंदर जो होगा आपको ए का इंट्रैक्शन मिलेगा, बी का इंट्रैक्शन मिलेगा, और फिर ए बी का इंट्रैक्शन मिलेगा, हाँ या ना। तो अगर ये बराबर होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, अगर ये बराबर होते हैं तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ये जो हमारा विलयन होता है, ये किस कैटेगरी में जाता है, आइडियल सॉल्यूशन में जाता है। किस में जाता है, आइडियल सॉल्यूशन में जाता है। तो यहाँ पे ये जो चार एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है सो कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, आदर्श विलयन के उदाहरण है, ठीक है। आप चाहो तो आराम से नाम भी लिख सकते हो, नॉर्मल हेक्सेन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन। उसके फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब कुछ ऐसा हो गया, ये आपका ये CH3 CH2 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 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो 2 और ले लो आप, CH2 और फिर CH3, ये आपका नॉर्मल हेक्सेन है। जब भी नॉर्मल रहता है ना तो चेन स्ट्रेट रहता है, ऑर्गेनिक में ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल हेप्टेन की बात करो तो उसमें 7 कार्बन आ जाएगा, थोड़ा सा एक CH2 और बढ़ जाएगा। तो आप एक चीज देखो, जब आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया गया, ठीक है, तो जो कंपोनेंट ए है और जो कंपोनेंट बी है, ध्यान से देखना, क्योंकि अगली बार से मान लो कभी किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन दे दिया या ए और बी के जगह पर ऐसे कंपोनेंट दिए गए हैं जो इस एग्जाम्पल में से नहीं है, ये वही एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें से नहीं है, तो आप कैसे पकड़ोगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या नॉन आइडियल बनाएगा, या फिर कैसे पकड़ोगे कि अगर नॉन आइडियल बना रहा है तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। तो थोड़ा सा जैसे कि आपको क्लिक करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाना है, क्या लगाना है कि ये रहा नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो नॉर्मल हेप्टेन जो आपका होगा उसकी कहानी कुछ ये होगी, CH2 एक बढ़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये हम लोगों का नॉर्मल हेक्सेन है और ये हम लोगों का नॉर्मल हेप्टेन है। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो ये कंपोनेंट ए की जगह पर है कोई एक विलय होगा, दूसरा कोई विलायक होगा। अब ऐसे दोनों चीजों को मिला करके जब आप सॉल्यूशन तैयार करोगे, जब विलयन बनाओगे, तो आप सोच के देखो कि ए का इंट्रैक्शन मतलब इसका इसी के साथ इंट्रैक्शन, इसका आपस में अपने मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन, और इसका इसके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि हमने इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा। ये बात आपको समझ में आई, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के आपको दिखेंगे। देखो ये आपका क्या है, बेंजीन, ये आपका क्या है, टोल्यूइन। तो बेंजीन और टोल्यूइन कुछ ऐसे हो जाते हैं, ये आपका हो गया बेंजीन और ये आपका हो जाता है टोल्यूइन, ये। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी ये दोनों एक ही कैटेगरी के दिखाई देंगे। ये देखो इथाइल क्लोराइड और ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। किस किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है।
आई बात समझ में? यहाँ पे क्या है, फिनाइल क्लोराइड C6H5। अगर कल वाला क्लास आपने ऑर्गेनिक वाला किया होगा तो मैंने बताया भी था C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल ब्रोमाइड, ये बात आपको समझ आई? तो सेम कैटेगरी के ऑलमोस्ट अगर होंगे, जैसे कि हम लोग जब नॉन आइडियल को पढ़ रहे थे तो एक चीज मैंने बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन तो कोई होता ही नहीं है। एग्जैक्टली फैक्ट बात यही है कि आइडियल मिलेगा ही नहीं, लेकिन हम अगर उसके आसपास भी जाना चाहते हैं तो क्या तरीका है हमारे पास? ये तरीका हो सकता है कि अगर हम ए कोई ले रहे हैं, कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो सॉल्यूट भी कैसा हो, लगभग उसी टाइप का होना चाहिए, लगभग उसी श्रेणी का होना चाहिए। सोचो हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आई? तो ये आप इन एग्जांपल से देख सकते हो कि जैसा नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन, वैसे ही नॉर्मल लगभग हेप्टेन है। जैसा बेंजीन है वैसा ही लगभग टोल्यूइन है। जैसा आपका इथाइल क्लोराइड है वैसा ही इथाइल ब्रोमाइड होगा। ये बात आपको समझ आती है? तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आइडियल सॉल्यूशन के। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो इसको पकड़ने का मैंने तरीका बता दिया। बाकी बात जो है नॉन आइडियल आएगा। अब इसमें आपको पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन अगर पकड़ना है तो कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, कब निगेटिव डेविएशन होता है। तो आप एक चीज बताओ कि कब हम कहते थे कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, कब कहते थे कि निगेटिव डेविएशन हो रहा है, सोच के बताओ। अगर मैं ऐसे बात करूं, मैं आपको एक प्रॉपर्टी पे ये करना चाहता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या बताया था कि ए का जो इंट्रैक्शन है, सोचो यहाँ पे जो है सो कि बी दूसरा चीज है, इसके आपस का जो इंट्रैक्शन है, और इनको मिला दिया तो इसमें 3 मिलेगा, ए के बीच, बी के बीच, और फिर ए बी के बीच। तो अगर यहाँ पे जो आकर्षण है अगर ये इंक्रीज कर जाए, क्या हो जाए, सॉल्यूशन में ये इंक्रीज कर जाए, इनके बीच का इंट्रैक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो बताओ क्या होता है? जो हम लोग का जो पीटी होता है, ये टोटल प्रेशर जो होता है, ये लेस देन जो राउल्ट्स लॉ से आता है, एक से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, इससे कम आता है या ज्यादा आता है? बताओ, इससे कम आता है या ज्यादा आता है? आंसर है इससे कम आता है। क्या आता है? तो ये क्या कहलाता है, कौन सा डेविएशन कहलाता है, निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन? ये, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव डेविएशन। क्या कहलाता है? आई बात समझ में? तो ये जो निगेटिव डेविएशन कहलाता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, बहुत आसानी समझ में आएगा। ये क्या लिया गया, वाटर, और ये क्या है, HNO3। आप 10th क्लास में जानते होंगे HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और ये क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे, ये पानी है, इसके अंदर आप जैसे ही HNO3 डालोगे, नाइट्रिक एसिड डालोगे, ये मतलब डिसोसिएट होगा, टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में, H प्लस NO3 माइनस में। तो जैसे ही H प्लस NO3 माइनस में ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वियोजित होगा, क्या होगा, इसमें आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे। और जैसे ही आयन प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है कि आयनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अरे हाँ ना बोलो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयनों के बीच का इंट्रैक्शन काफी ज्यादा, जैसे ही आयंस आएंगे इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सोच के देखो, जब इंट्रैक्शन बढ़ता है तो इंक्रीज करता है तो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है टोटल क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो वैसे ही कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने और वाटर ले लिया, ध्यान से देखो अगला एग्जांपल भी वैसा ही है, HCl। आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। अगर इन सबको वाटर में अगर आप डिजोल्व करते हो तो क्या होता है, ये जब जाते हैं तो वाटर में जाकर के डिसोसिएट होते हैं और आयंस प्रेजेंट कर देते हैं। और जैसे ही आयंस आते हैं तो उनमें इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो डेविएशन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। तो अगली बार से कोई ऐसा एग्जांपल दे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसो कि ये आपका जैसो कि ये एक क्या बोलते हैं, बेसिकली ये फिनॉल है, और ये आपका एनिलीन करके है, एनिलीन है शायद। तो यहाँ पे जैसो कि C6H5OH और ये C6H5NH2। तो ये जो दोनों हैं, ये आपका एक वीक बेस है और एक आपका वीक एसिड है। ये क्या बताओ, एक वीक बेस है, एक वीक एसिड है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर एक वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, तो आपको पता है कि जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, मान लो इसमें हमने कुछ दूसरा ले लिया,
अगर आपको ऐसे में देता चेक करने के लिए कोई एसिड और बेस, और फिर आपसे पूछता कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, तो आइडियल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एसिड बेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे ना, उसमें क्या होगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। आपको पता है ये बात कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और सोच के देखो, वाटर में जब कोई सॉल्ट होगा तो डिसोसिएट होगा। जैसे पानी में नमक आपने डाल दिया तो Na+Cl- में टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। तो जैसे ही वो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तो उसमें फिर से आयंस आ जाएगा, फिर से इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फिर से डेविएशन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड हो, वीक बेस हो, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो भी एग्जाम्पल किसका होता है, नेगेटिव डेविएशन का। ये बात समझ में है? ठीक है, आपको बस एग्जाम्पल तो एक तरह से कहो कि रट्टा मारना है, एक तरह से कह लो, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि बारीकी क्या है इसके अंदर, और सोचना चाहते हो थोड़ा सा कि कौन किस में जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो इसके ये सब रीजंस हैं। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, हाँ, इसको उतना ही आप अच्छे से एलोबरेट कर पाओगे, तोड़ पाओगे, जब आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो, इनऑर्गेनिक अच्छा हो, तो इसको इस, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता रहेगा कि इनका किस तरह का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इनका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अगर आपका अच्छा है, इसके बारे में अच्छा डिटेल्स आपको पता है, इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा है, तो आप देख के बता सकते हो कि आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे या नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे जैसे कि एक और है, ये क्यों है, अब ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसिटिक एसिड है, तो इसमें क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड की ये कहानी होती है कि ये कुछ ऐसे होते हैं, ये कार्बन से ऐसे 3 क्लोरीन अटैच होता है इस तरह का, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड होता है CH3COCH3, तो ये, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं है, माफ करना, गलती हो रहा है मेरे से, ये एसीटोन है। क्या ये एसीटोन है? आपको ये देखा देखा सा कभी लग रहा है, हमने कभी देखा हो ऐसा? देखा हमने, बस आपको याद नहीं है। ये आपका एसीटोन है और ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऐसा कि निगेटिव डेविएशन बताता है। तो या देखो, एग्जाम्पल पकड़ने से पहले हमेशा वो दिमाग में लेके आना, कौन सा, इंट्रैक्शन वाला। मैंने कल बोला भी था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, पॉइंट नंबर 4 जो आपने बोला भी था। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, वहीं से सारा चीज क्लियर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन में है, जो एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन में है, उसमें इंट्रैक्शन बढ़ने वाला है, तो कोई ना कोई क्लू होगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तो देखो होता है क्या है दरअसल इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका हम लोगों का ये जो हाइड्रोजन होता है, ये जो कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो तब आता था जब ये एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। जैसे आप पानी का जानते हो, H2O आप जानते हो, तो क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। और ऑक्सीजन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अच्छा खासा इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस पे पार्शियल प्लस आता है, इस पे पार्शियल माइनस आता है। तो यहाँ तो ये कार्बन है, ठीक है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, लेकिन इससे जुड़े हुए जो ये क्लोरीन है, आपको याद है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पाउलिंग स्केल पे वैल्यू था वो 3.0 था, और क्लोरीन का भी पाउलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू था वो 3.0 था, लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए डोमिनेंट नाइट्रोजन करता है, हावी नाइट्रोजन हो जाता है। फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दोनों का सेम है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जब भी हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में धकेल देते हैं, और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट चला आता है। याद करो, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा था, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, सुना सुना सा लग रहा है? पहला चैप्टर, जनवरी महीना 2024। हाँ हाँ सर, अच्छा आते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझो पहले, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपका कार्बन है ना, ये जो आपका कार्बन है, इसकी क्या कहानी है कि ये किसी अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन क्लोरीन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक होती है। और क्लोरीन यहाँ पर एक नहीं है, तीन तीन है, ठीक से देखो,
ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो इन तीनों क्लोरीन के कारण इस हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है इसके तरफ खींचा चला जाता है, तो इस पर पार्शियल क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और ये जो एसीटोन है, ये जो एसीटोन है, इस एसीटोन की ये कहानी होती है कि भाई साहब जो एसीटोन होते हैं ना, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस तो रहता ही है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये जिससे जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इस कार्बन को हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको यू समझने लगेंगे, ठीक है। और इसको भी ठीक कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन जिसमें पार्शियल निगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो पार्शियल प्लस होता है, इसके बीच में एक डेवलप हो जाता है जिसका नाम आप जानते हो, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या जानते हो आप? तो हाइड्रोजन बॉन्ड आने के कारण क्या होता है, इनमें इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ता है, तो क्या होगा, फिर से कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। आया समझ में? ठीक है, तो ये सब के सब निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, ये आइडियल के एग्जांपल हैं, और नॉन आइडियल में ये पॉजिटिव डेविएशन के हैं, जैसे आपका इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। हालांकि ये वही है जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, और ये पानी है तो लोग पैक बनाते हैं जब वो मिला करके, ठीक है। हाँ, तो जो इथाइल अल्कोहल है और जो वाटर है, तो इसमें भी अगर आप डेप्थ में सोचोगे तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, पानी में जाकर घुलते हैं, तो आपको ये बात पता है कि वाटर में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती? पानी में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो पानी में पहले से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये जाकर के कम कर देते हैं, कौन, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो उसके अट्रैक्शन को वीक करेंगे, तो क्या होगा, सोच के देखो, निगेटिव डेविएशन की पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये रीजन है कि सब पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने जो रीजन आपको समझाने थे, एक्सप्लेन करने थे, मैंने वो कर दिए। बाकी बात जो है सो कि ये आप एक दो बार अच्छे से देखते रहना, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन का, या ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए कि आइडियल सॉल्यूशन का 2 एग्जाम्पल लिखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सा आता है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये किसका है बताओ, आइडियल सॉल्यूशन। ये कौन किस में आएगा, निगेटिव डेविएशन। और ये वाला किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाइए। आया? ठीक। अब आप जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो ग्राफ पढ़े थे, उसी तरीके से नॉन आइडियल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप अगर ग्राफ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको वाला याद रहना चाहिए कि जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने जो ग्राफ बनाए थे, वो याद है आपको? कैसे बनाए थे बताओ? नहीं याद है ना? ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा बनाया था हम लोगों ने? हम्म, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? उसका जो वेपर प्रेशर था, उसका कुछ हम लोगों ने कंपोजिशन के साथ बनाया था, एक्स ए, एक्स बी, भूल गए ना आप लोग? इधर भी एक्स ए, इधर एक्स बी, इधर चलो एक्स ए 1 कर लो, एक्स ए 0, एक्स बी 0 कर लो, इधर 1 कर लो। और किसी का मान लो कि प्योर फॉर्म में एक का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो अगर एक्स ए 1 है तो इधर हम लोगों का क्या मिलेगा बताओ, पी ए नॉट मिलेगा। और इधर बी का मान लेते हैं पी बी नॉट। कुछ याद आ रहा है? हाँ, और ग्राफ हम लोगों ने ऐसा बनाया था, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। तो ये कौन से केस में था, आइडियल केस में या नॉन आइडियल केस में? आइडियल वाले में, आइडियल वाले में था। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ये था। लेकिन अगर यही जो है सो कि आपका ग्राफ अगर नॉन आइडियल के लिए बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? तो क्या करना है आपको, मैं इसी को फटाफट इसी में जिरक्स कर देता हूं, और इसी के साथ आपको कंपेयर करके बनाने हैं। अगर मान लो यहाँ पर ए और बी, जिन दो करके दो आपने मिलाए,
वो जो है सो कि इनमें से कोई रहे, जैसे इनमें से कोई दो लेकर के नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन लेकर के आपने सॉल्यूशन तैयार किया तो ग्राफ आपका ऑलमोस्ट ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई लेकर के ग्राफ बनाए, निगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनाए, तो वो कैसा बनेगा, तो वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग कुछ अलग कलर यूज कर लेते हैं। यहां से ये ऐसे शुरू होता है और ऐसे आएगा ये अचानक से ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर ये ऐसे है तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ, बताओ बताओ। क्योंकि आप अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर रहे हो, दो चीजों को मिला रहे हो, तो अगर यहाँ इनिशियल पॉइंट पे सोचो या यहीं से सोचो जहां से शुरू हो रहा है, तो जहां से शुरू हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि x से 0 है, b x भी कितना है 1 है, ठीक है। अब सोच के देखो कि जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, अचानक से तो पूरा बढ़ नहीं जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा, उसका जो प्रभाव होगा, क्या पूरा का पूरा नॉन आइडियल वाला तुरंत आ जाएगा? नहीं आएगा। तो शुरू में कैसा बिहेव करेगा, वो आइडियली बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तो कंपोजिशन भी डिपेंड करेगा। तो शुरू में क्या होगा कि डेविएशन आएगा, निगेटिव डेविएशन होगा, लेकिन जो है सो कि ये शुरू में थोड़ा सा आइडियली रहेगा, उसके बाद जो है सो कि ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ये ऐसे कुछ जाएगा और तब जा करके ऐसे ले जाना, और फिर यहाँ से ऐसे जा करके ये ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग टोटल बनाते थे, याद करो, सॉल्यूशन का प्रेशर पी टोटल, इसमें कैसा रहता था, ऐसे स्ट्रेट, याद है रहता था? इसमें बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसा बन जाएगा क्या? देखो तो, ऐसा बनेगा? तो ये निगेटिव डेविएशन का हो जाएगा, किसका होगा, निगेटिव डेविएशन का। और पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या होगा बताओ, बोलिए बोलिए। ये तो आइडियल होगा तब ऐसा होगा। और आपको ये सुनना, मैं जो कह रहा हूं, आपके दिमाग में ये नहीं आ जाए सर अगर आप नॉन आइडियल का बना रहे हो तो फिर ये व्हाइट वाला आइडियल वाला क्या कर रहा है, वो इसलिए है ताकि आप उससे कंपेयर कर सको कि निगेटिव डेविएशन है। आई बात समझ में? ठीक है, कंपेयर करने के लिए। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, तो ये शुरू में क्या जाएगा, ऐसे आइडियली जाएगा, और तब जाकर के ऐसे बढ़ेगा, और फिर जाएगा ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट में भी क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा। फिर यहाँ भी आप बना सकते हो ऐसे, कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का, ये हो गया निगेटिव डेविएशन का, और ये किसका हो गया, आइडियल का। आई बात समझ में? हाँ, जो उसका कंपोजिशन था और जो वेपर प्रेशर था उसके करस्पॉन्डिंग जो हम ग्राफ प्लॉट करते थे एक सॉल्यूशन का, उसका ये ग्राफ है। तो ये आइडियल के केस में होगा, ये आपका नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल में दो होते हैं, एक निगेटिव डेविएशन एक पॉजिटिव डेविएशन। तो निगेटिव वाला ये रहा, पॉजिटिव वाला ये रहा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, एजियोट्रॉप क्या होता है उसको करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल पहले नोट कर लें। इस ग्राफ में एक खासियत है, ध्यान रखना, कभी भी ये मत करना ऐसे ले आके ऐसे मत गिरा देना। ये जब उठेगा तो पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ से आके ऐसे जाएगा। इनिशियली ये आइडियली ही बिहेव करेगा, फिर बीच में प्रॉब्लम होगा इसको, अच्छा खासा जब कंपोजिशन आ जाएगा तो नॉन आइडियली बिहेव करेगा। फिर उसके बाद अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, दूसरे वाले का कंपोजिशन प्योर हो जाएगा, एक वाले पहले वाले कंपोजिशन खत्म हो जाएगा, तो फिर से वो आइडियली बिहेव करने लगेगा। अब भी कोई बाकी है? नहीं, चलो एक चीज बताओगे मुझे, ये बताओ कि हम लोगों ने जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने क्या समझा था कि जब एक आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को जब हम लोग पूरा वेपराइज करना चाहते थे, पूरा का पूरा वाष्प में बदलना चाहते थे, तो जब एक सॉल्यूशन होता है ए और बी से मिला हुआ, दो कंपोनेंट को मिला करके हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमको एक चीज समझ में आया था कि
जब इसको वेपराइज करते हैं तो ये प्योर लिक्विड की तरह, शुद्ध द्रव की तरह किसी एक टेम्परेचर पे, किसी एक ताप पर पूरा का पूरा वेपराइज नहीं होता है। इसके लिए टेम्परेचर का क्या आता था, एक रेंज आता था, एक प्रास आता था, याद आया। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते थे, टेम्परेचर याद है आपको, वर्सेस कंपोजिशन। अगर वो कोई याद हो तो कुछ ऐसा था, मैं आपको थोड़ा सा वहीं से ले जाना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ दिखाया करते थे ZA, इधर दिखाया करते थे, सॉरी यहाँ भी ZA कर लो, एक तरफ ये रहेगा 0, एक तरफ क्या रहेगा ये 1, है ना। तो जिधर ये 1 है तो इसका अपना कुछ इधर बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, बोलो। और उसको हम लोग किसे दिखाते थे, बोलो, TA कर लो। प्योर फॉर्म में होगा, वो शुद्ध होगा, अकेला होगा, तो प्योर फॉर्म में जो होगा उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। वैसे ही इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ZV 1 और इधर ZV क्या है 0, तो इसका प्योर फॉर्म में जो B होगा उसका कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, और हो सकता है वो प्योर A से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो या कम हो। तो अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर लेंगे, कम होगा तो नीचे लेंगे। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कम है, तो यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, TB। और इसका एक ग्राफ आया था कुछ ऐसा, अगर आपको याद हो तो, ये वाला याद है। तो ये क्या बताता था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन का, अगर आप इस कंपोजिशन का मान लो आप एक सॉल्यूशन लेते हो, इस कंपोजिशन का अगर आप एक सॉल्यूशन लेते हो, तो उस सॉल्यूशन के लिए ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा कर दोगे, इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा वैल्यू कर दोगे, तो आपका इस कंपोजिशन का जो सॉल्यूशन होगा पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ बस। और अगर इस टेम्परेचर से नीचे रखोगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिक्विड फेज में रहेगा। याद करो सही से, यही तो था। और अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच का है, अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर का वैल्यू है, तो सॉल्यूशन आपको लिक्विड फेज में भी मिलेगा और गैसियस फेज में मिलेगा, दोनों मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज दोनों मिलेंगे, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चाहते हो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर x से x भी कितना है, y भी कितना है, तो ये लाइन ऐसे खींचो तो एक ऊपर वाला ग्राफ कटेगा, एक नीचे वाला ग्राफ कटेगा। याद आया। ये हमको क्या देता था, XA, ये हमको देता था XB। अब यहाँ पे TA TB चेंज हुआ है तो ये चेंज हो सकते हैं, ये बात समझने की कोशिश करो। और अगर x से निकल गया तो XB पता चल जाता है, y निकल जाता है तो y भी पता चल जाता है। x से क्या होता है, लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन, y क्या होता है, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन। याद आया। तो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब आप ऐसे एक जब पूरा वेपराइज करते हो तो उसके लिए जैसे एक रेंज आता है, वैसे ही अगर आपके पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एक आपके पास अनदर सिविलियन है, तो उसके लिए अगर आप उसको अगर पूरा वेपराइज करना चाहते हो तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ क्या आता है, जैसे कि उसके एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए जैसे कि किस तरह ग्राफ आता है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और इसी में छोटा सा पॉइंट निकल के आता है एजियोट्रॉप। क्या निकल के आता है, एजियोट्रॉप। तो सेम कहानी है, तो वैसे ही जैसे कि हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों का ZA मान लो 1 है और ZB कितना है, 0 है। यहाँ पे ZA फिर कितना हो जाएगा 0 और ZB कितना हो जाएगा 1। इधर मैं मान लेता हूँ इसका जो है सो कि कुछ प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मैं इसको प्योर फॉर्म में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको TA बोल देता हूँ, और इधर जो इसका प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट होगा B का, वो TB बोल देता हूँ। क्लियर, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखने को मिलता है, अगर आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो इसका जो ग्राफ देखने को मिलता है, वो ग्राफ अगर आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं मिलता। इसका जो ग्राफ देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, ये कुछ ऐसा मिलता है, कुछ इस तरीके से जो है सो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है।
इसको भी वैसे ही समझो जैसे आप पहले समझ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल कर लेता हूं, आराम आराम से ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने इस कंपोजिशन का एक सॉल्यूशन तैयार किया और वो सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आपने इस कंपोजिशन का एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया तो इसका क्या मतलब है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे खींचो, आपको खुद ही चीजें दिखने लगेंगी। दिखाता हूँ, घबराओ मत। देखो क्या होगा। अब इस कंपोजिशन का अगर आपने सॉल्यूशन ले रखा है तो अगर टेम्परेचर इससे कम रखोगे तो आपको ये जो सॉल्यूशन होगा वो कौन से फेज में दिखेगा, लिक्विड फेज में दिखेगा। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो वो आपको गैसियस फेज में दिखेगा। मतलब ऊपर वाला रीजन किसके लिए है, गैस के लिए, और नीचे वाला रीजन किसके लिए है, लिक्विड के लिए है, और बीच वाला ये किसके लिए है, लिक्विड फेज प्लस गैसियस फेज, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। क्लियर। वैसे ही जैसो कि अगर कोई दूसरा, मान लो इस कंपोजिशन का आपने सॉल्यूशन ले लिया तो इस सॉल्यूशन के लिए वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके बाद जो है सो कि वो पूरा का पूरा गैसियस फेज में दिखेगा, और वो कौन सा टेम्परेचर है जिससे कम करने पर पूरा का पूरा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस कंपोजिशन का लिक्विड फेज में दिखेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे एक लाइन खींचो और ये आपको टेम्परेचर बताएगा। इस टेम्परेचर से अगर नीचे कर दोगे तो ये जो कंपोजिशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पूरा का पूरा लिक्विड दिखेगा, और ये इस टेम्परेचर से ज्यादा अगर कर दोगे तो इस कंपोजिशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा का पूरा गैसियस फेज में दिखेगा। अभी तक तो सब कुछ सेम है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। क्लियर। ठीक है, अब इधर वाले पे आते हैं, इधर वाले पे आते हैं। अब फर्क क्या है अगर समझोगे थोड़ा सा तो आप यहां पे देखोगे, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ अगर आप कंपोजिशन अगर देखो, ये जो हम लोगों का जो पॉइंट है ना जहां पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, ये ग्राफ भी और ये ग्राफ भी जो दोनों आके मिल रहे हैं, या इधर से ये वाला ग्राफ दोनों आकर के जहां ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, अच्छा इस पे बाद में आते हैं। इसके बाद अगर देखो, इसके बाद अगर देखो तो अगर आप इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन लेते हो, इस कंपोजिशन का अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो ध्यान से देखो क्या दिखेगा आपको कि इस टेम्परेचर के नीचे वो पूरा का पूरा लिक्विड फेज में दिखेगा, और इस टेम्परेचर से ज्यादा वो पूरा का पूरा वो गैसियस फेज में दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, एक सवाल और उठता है कि सर क्या हम जब ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या मैं इसको और आगे बढ़ा करके ऐसे कट कर सकता हूँ, या हम इधर से ये जो लाइन लेके जा रहे थे इसको ऐसे बढ़ा करके या इसको ऐसे बढ़ा करके इधर कट कर सकते थे, आगे तो बढ़ा ही सकते थे। तो ध्यान रखना, ये जहां पर ये दोनों ग्राफ आके मिल रहे हैं, इसके इधर वाला अलग है, इसके इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है। आप जब भी लाइन इधर से ड्रॉ करोगे तो बस इस पॉइंट के इधर ही तक रखना है, और इधर से अगर कोई टेम्परेचर का लाइन ड्रॉ करके लाते हो तो इस पॉइंट के इधर ही रखना है। इधर वाले को इधर वाले से मतलब नहीं है, इधर वाले को उधर वाले से मतलब नहीं है। आई बात समझ में। मतलब अगर इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन है, इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन है तो जो है सो कि इसके लिए टेम्परेचर का रेंज ये होगा। कौन सा 10th का क्लास, नहीं तो कौन आया है, नहीं 10th का क्लास आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, नहीं। आगे बढ़े। तो मतलब अलग अलग कंपोजिशन पे तो वही चीज है, वही चीज है, बशर्ते हाँ एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप ऐसा, आपको ऐसा नहीं करना कि इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना, या इधर से लेके जा रहे हो तो उधर तक चलेगा, नहीं, इस पॉइंट के इधर ही रहना है जब इधर से ड्रॉ करोगे इधर के कंपोजिशन के लिए। और अगर इधर का कोई कंपोजिशन है तो लाइन आपको इधर से ड्रॉ करना है और इधर तक ही रहना है, ठीक है। अब आते हैं, इस पे आते हैं। अगर सोच के देखो कि इस कंपोजिशन का ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है,
तो इसको कुछ अलग कलर बना लेते हैं। अगर इस कंपोजिशन का हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है तो सोच के देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा आप कर दोगे तो गैसियस फेज में मिलेगा, और इस टेम्परेचर से अगर कम कर दोगे तो लिक्विड फेज में मिलेगा। तो ये टेम्परेचर है या टेम्परेचर का रेंज है? टेम्परेचर का कोई एक वैल्यू है, ताप का कोई एक मान है, या ताप का रेंज है, परास है, एक मान है। और ऐसा कौन से केस में होता है? ये कब होता है बताओ, कोई बताइए, खड़ा होके बोलिए, इसका आंसर मैं सुनना चाहूंगा स्पेशली। ऐसा कब होता है? हाँ बोलिए बोलिए। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जब कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में होता है, आइडियल नॉन आइडियल की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। अरे भाई, जब आइडियल सॉल्यूशन भी होता है ना, उसके लिए भी रेंज आता है। जब कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में था, अकेला था, याद करो सही से, वाटर जब अकेला था, शुद्ध अवस्था में था, तो वो एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता था। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, एक ही टेम्परेचर के ऊपर पूरा का पूरा वो सॉल्यूशन इस कंपोजिशन का वेपराइज हो जाएगा, और इस टेम्परेचर के नीचे वो पूरा का पूरा लिक्विड फेज में रहेगा। ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। इसी पार्टिकुलर कंपोजिशन के सॉल्यूशन को, इसी खास सांद्रण के विलयन को, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इस कंपोजिशन का जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसी को कहते हैं एजियोट्रॉप। इसी खास सांद्रण के खास कंपोजिशन के सॉल्यूशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप कहते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये सिंपल कहानी होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एकदम उसी के जैसा है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अब उसमें जो डिस्टिलेशन वगैरह पढ़े थे, फिर अगर आप यहाँ सोचो कि डिस्टिलेशन वगैरह वैसा कुछ सोचे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुझे अगर आसवन विधि करके डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस अपना करके ए और बी जो हम निकाल लेते थे दो सॉल्यूशन में से, क्या यहाँ कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। क्या तरीका बदलना पड़ेगा? कि आप इधर वाले ग्राफ से आप ए को फाइंड कर सकते हो, बी को नहीं कर सकते। इधर वाले ग्राफ से बी को फाइंड कर सकते हो, ए को नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्योंकि फाइनली जब इधर से आप क्या करोगे, हीटअप करोगे, वेपराइज करोगे, फिर वेपर को ठंडा करोगे, तो किधर जाएगा? धीरे धीरे वो एजियोट्रॉप की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आएगा तो उसमें जो एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों का जो मिक्सचर है, एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा, या पूरा का पूरा वो लिक्विड फेज में रहेगा। तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, फिर वो संभव नहीं है वो। ये बात आपको समझ में आ रही है? उसमें क्या होता था पहले कि किसी एक का कंपोनेंट ज्यादा, किसी एक का कम, तो वहाँ पॉसिबल था, आप उसको कर पाते थे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक निकाल सकते हो, एक तरफ से ए निकाल सकते हो, एक तरफ से बी निकाल सकते हो, एक ही बार में दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसो कि ये आपका एजियोट्रॉप भी बहुत सिंपल चीज था, ठीक है। और इसमें एक सवाल और पूछे जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर दो तरह के होते हैं, तो आपको जो है सो कि ये बताना होता है कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव डेविएशन है या पॉजिटिव डेविएशन है, तो निगेटिव डेविएशन में जो एजियोट्रॉप होगा उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, और जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बन रहा है ये कैसा होगा। तो आप सिंपल ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे क्या ध्यान रख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, इसी चीज़ को मैं रिपीट कर दूं या फिर अलग से बना देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आपको बताना है, चलो आप ही बताओ, खुद दिमाग लगाओ, कौन सा मिनिमम डेविएशन को बता रहा है और कौन सा मैक्सिमम, जैसो कि क्या बोलते हैं, कौन निगेटिव डेविएशन को बता रहा है और कौन पॉजिटिव डेविएशन को बताएगा, आपको बताना है यहाँ पे। बोलो बोलो।
आपको बताना है कौन जो है सो कि निगेटिव डेविएशन को बता रहा है और कौन पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है। बोलो, बता सकते हो? कौन सा बताओ? हम्म, ये वाला कौन सा? ये निगेटिव डेविएशन, ये वाला जो कि गलत है। निगेटिव डेविएशन को ये बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन को ये बताएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में निगेटिव डेविएशन कब आता है? जब पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो जो उसका एजियोट्रॉप होगा, जिसके एक टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकुलर कंपोजिशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका वो पूरा का पूरा वेपर या लिक्विड फेज में होता है, उसके पूरा का पूरा वेपराइज, या उस टेम्परेचर के नीचे पूरा का पूरा लिक्विड। तो भैया ये सोचो, दिमाग लगाओ, इसका जो मिनिमम जब निगेटिव डेविएशन होगा ना, तो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम। और ध्यान से देखो, एक और चीज़ दिखेगा कि जो एजियोट्रॉप जिसको आप कह रहे हो, जिस पार्टिकुलर कंपोजिशन के सॉल्यूशन को आप एजियोट्रॉप कह रहे हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के प्योर फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? या तो ज़्यादा है या तो कम है, या तो ज़्यादा है या तो कम है। तो ये हम लोगों का निगेटिव डेविएशन का हुआ और ये वाला पॉजिटिव डेविएशन का हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? सोचो, आपने दो चीज़ों को मिलाकर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो उसका एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप उसका मिलेगा। तो जिस पार्टिकुलर कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप मिलेगा उसके लिए एक बॉइलिंग पॉइंट होगी, और उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा वो क्या मिलेगा? वेपर फेज में। और उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे क्या मिलेगा? लिक्विड फेज में। लेकिन वो टेम्परेचर इन दोनों से कम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये मिनिमा पे होगा, मैक्सिमा पे नहीं होगा, क्योंकि जब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप बनाए हो और अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो उन ए और बी के बीच जो कंपोनेंट होंगे ना, उनके बीच का अट्रैक्शन घटा होगा, तो उसको बॉयल करना क्या होगा? आसान होगा। इसलिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दिखने में लगता है कि पॉजिटिव डेविएशन यहाँ होगा, नेगेटिव डेविएशन यहाँ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। नेगेटिव डेविएशन यहाँ है, पॉजिटिव डेविएशन यहाँ है। आया समझ में? देखो, हो गया ना? अब जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बताओ, इस खास टेम्परेचर पे आपको बताना है कि अगर मैं इस कंपोजिशन का अगर सॉल्यूशन ले लेता हूँ तो एक्स ए का वैल्यू और वाई ए का वैल्यू बता सकते हो। इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन हो और इस टेम्परेचर पे मैं पूछ रहा हूँ, तो सोच के देखो, इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर ये है, तो वो कहाँ आ रहा है? किस रेंज में आ रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है। यानी वो सॉल्यूशन लिक्विड और गैसेस दोनों फेज में होगा। तो अगर लिक्विड और गैसेस फेज दोनों में होगा तो एक्स ए होगा, कुछ वाई ए होगा। तो एक्स ए कहाँ से निकालेंगे? तो नीचे वाला ग्राफ क्या देता था? एक्स ए देता था। और ऊपर वाला ग्राफ, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करें ऐसे, तो ये वाला पॉइंट हमको क्या दे देगा? एक्स ए। और ये वाला पॉइंट हमको क्या दे देगा? वाई ए दे देगा। कोई दिक्कत? तो वैसे इधर क्या उधर भी निकाल सकते हैं, जिस कंपोजिशन का देगा डेटा दिया रहेगा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक्स ए निकल जाएगा तो एक्स बी भी आ जाएगा, वाई ए निकल जाएगा तो वाई बी भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ना एक छोटा सा सवाल दिमाग में उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पहले तो सॉल्यूशन ये नॉन आइडियल है और उसको जो है सो कि हमने मिला दिया, ए और बी अलग अलग दो चीज मिला दी हमने, और इसका जो है सो कि बॉइलिंग पॉइंट का रेंज नहीं आ रहा है, मतलब इसके लिए पूरा वेपराइज करने के लिए एक रेंज नहीं आ रहा है। एक ही टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड की तरफ पूरा वेपराइज हो जा रहा है, या उस टेम्परेचर के नीचे पूरा का पूरा लिक्विड फेज में रह रहा है। तो इसका एक छोटा सा रीजन ये हो सकता है, छोटा सा ऐसा आप रीजन दे सकते हो, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन छोटा रीजन ये दे सकते हो कि अगर आपने इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन ले रखा है और उसका टेम्परेचर अगर ये है, तो आप मुझे बता सकते हो कि एक्स ए का वैल्यू क्या होगा और फिर वाई ए का वैल्यू क्या होगा। वेरी गुड। एक्स ए का वैल्यू और वाई ए का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? वाई ए।
और आपको पता होता है कि XA और XB का सम 1 होता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि XB के लिए अगर 1 माइनस XA लिखूंगा तो 1 माइनस XA जितना आएगा 1 माइनस XB उतना ही आएगा, सॉरी 1 माइनस YB उतना ही आएगा। मैंने लिखने में यहाँ गलती करी पहले। अगर XA और YA के बीच रिलेशन पूछा जाए तो XA बराबर क्या हो गया, YA। ये बात आपको समझ में आई? अब XA अगर YA बराबर है तो इसका क्या मतलब जाता है सीधा सीधा कि जो XB और YB है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपको समझ आई? तो यहाँ पे जो लिक्विड के अंदर कंपोजिशन है, ध्यान से देखो, जो लिक्विड का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन किसके अंदर है, वेपर के अंदर। और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये बदल नहीं रहा है। ये कारण है कि आप कह सकते हो कि इसका वेपर प्रेशर क्या होता होगा, चेंज नहीं होता होगा। और अगर वेपर प्रेशर चेंज नहीं करेगा, वेपर प्रेशर चेंज नहीं करेगा तो ऊपर से आपको एक्सटर्नल प्रेशर वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? और अगर सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, याद करो कि जैसे जैसे सॉल्यूशन बॉयल होते जाता था, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जैसे सॉल्यूशन वेपराइज होते जाता था तो इसमें जो XA और YA था वो इक्वल नहीं था। वहां ऐसा नहीं था, वो XA अलग आता था, YA अलग आता था। यहाँ भी देख सकते हो XA और YA अलग अलग हैं। ये इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, ये अलग अलग दिख रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस टेम्परेचर पे देखो, इस कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए तो XA और YA क्या है, बराबर, XB YB क्या है, बराबर। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड फेज है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन किसके अंदर है, वेपर के अंदर है। और अगर ये चेंज नहीं हो रहे हैं तो मुझे बताओगे कि XA PA नॉट और प्लस XB PB नॉट ये जब चेंज नहीं हो रहे हैं ना तो जो ये क्या बोलते हैं, जो इनका वेपर प्रेशर होगा ना वो चेंज नहीं करेगा। जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, एक होगा। और वो प्रेशर अगर चेंज नहीं करेगा तो जो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे वो पूरा का पूरा जो है कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ये तभी और अच्छे से रिलेट कर पाओगे एक बार जब हमने वो शुरू वाला आइडियल वाला सॉल्यूशन वाला पढ़ा था। उस वीडियो को आप देखो, फिर इसको आप देखो, कंटिन्यू दोनों रिलेट करके जो मैं कह रहा हूँ कंपेयर करोगे तो ये कर सकते हो। खैर इस पर ज़्यादा इतना डिस्कशन नहीं करना, लेकिन अगर कोई पूछता है या इससे कुछ जानकारी की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो इसका एक छोटा सा रीजन आप ये दे सकते हो कि जब ये इस कंपोजिशन का सोल्यूशन होगा और इस टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा वेपराइज हो जा रहा है, इसका रीजन बस ये हो सकता है कि इसके अंदर जो लिक्विड फेज के अंदर जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन वेपर फेज के अंदर है और वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज नहीं होगा तो भैया आप देख सकते हो कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो चेंज नहीं करता, और XA XB चेंज नहीं हो रहा है तो वो चेंज होगा ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है।